दो ध्रुवीय विश्व के अंत के इमीडिएट कारण क्या थे? ऐसी कौन सी घटना थी जो ठीक उसके पूर्व हुई जब दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया? इसकी शुरुआत के लिए हमको जाना होगा 1989 जब 9 नवंबर 1989 को बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी थी, उसकी दीवार तोड़ दी गई। बर्लिन पूर्वी जर्मनी में स्थित था, उसका एक हिस्सा पश्चिमी जर्मनी में था। और जैसा मैंने पहले बताया कि विश्व युद्ध के बाद हिटलर के देश जर्मनी को सजा देने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि जर्मनी दोबारा ऐसी विश्व युद्ध की स्थिति पैदा ना करे, उन्होंने जर्मनी को 4 भागों में बांट दिया था। समय के साथ साथ 4 भागों में 3 भाग फिर एक कर दिए गए। वे 3 भाग अमेरिका, फ्रांस और यूएसए के अंतर्गत आते थे। इन तीनों ने अपने हिस्से में आए हुए जर्मनी को एक कर दिया और इसे वेस्ट जर्मनी नाम दिया। लेकिन रूस का, सोवियत संघ का जो हिस्सा था, 1/4 वह ईस्ट जर्मनी बना रहा और बर्लिन जो वहाँ स्थित था उसको भी 2 भागों में बांटा गया, ईस्ट बर्लिन, वेस्ट बर्लिन। और उन दोनों को बांटते हुए, उन दोनों को विभाजित करते हुए शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध की दुश्मनी के कारण, शीत युद्ध के अविश्वास के कारण, तनाव के कारण सोवियत संघ ने बर्लिन को बांटते हुए एक दीवार खींच दी। और यह घटना है 1961 की। 1961 में बर्लिन को बांटते हुए दीवार खींचने के कई मकसद थे। विभाजन, और ये स्पष्ट हो गया कि सोवियत संघ खेमा एक तरफ और अन्य देश एक तरफ हो गए। इसने मात्र दीवार खड़ी की, लेकिन व्यक्तियों की मानसिकता जो थी उसको विभाजित नहीं कर सकते। ईस्ट जर्मनी में रहने वाले लोगों का वेस्ट जर्मनी के रहने वाले लोगों से लगाव तो था ही। वही स्थिति वेस्ट जर्मनी के लोगों की ईस्ट जर्मनी के लोगों से थी, चाहे वो एक देश के होने के नाते, एक रेस के होने के नाते या पारिवारिक संबंधों के नाते आदि आदि। समय के साथ कुछ घटनाक्रम ने 1989 में मजबूर कर दिया इस बर्लिन की दीवार को तोड़ने के लिए, और 28 वर्ष तक यह दीवार खड़ी रही और 9 नवंबर को ये दीवार गिरा दी गई। ये दीवार कोई शासन के द्वारा नहीं या किसी युद्ध में नहीं, ये दीवार याद रखें 150 किलोमीटर लंबी थी। यानी सुनिश्चित किया गया था कि यहाँ की जनता उधर न जाए, उधर की जनता इधर न जाए, दोनों के बीच में किसी भी तरह का संपर्क न रहे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि सोवियत संघ साम्यवाद व्यवस्था का पोषक था और उसके ठीक विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके मित्र राष्ट्र पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक थे। सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 1945 तक जहां जर्मनी के खिलाफ एक पक्ष में थे, बदलती हुई स्थितियों में दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए और साम्यवाद और पूंजीवाद विचारधारा के पोषक होने के नाते इन दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ गई। साम्यवाद को अंग्रेजी में कम्युनिज्म भी कहते हैं, समाजवादी व्यवस्था भी कहते हैं हिंदी में, और पूंजीवादी व्यवस्था को कैपिटलिज्म कहते हैं। बर्लिन की इस दीवार के गिरने से मात्र यह विभाजन ही नहीं समाप्त हुआ, बर्लिन की दीवार की मात्र ईंटें ही नहीं गिरी, बल्कि उसके साथ साथ साम्यवाद भी गिर गया। साम्यवाद को बड़ी कड़ी चोट पहुंची।
साम्यवाद की विचारधारा जिस पर बहुत समय से उंगली उठने लगी थी, वह धराशायी हो गई। इसके साथ ही इन दो विचारधाराओं का जो विभाजन था, उस पर एक लगाम लगी। 1989 9 नवंबर की ईंटें गिरना इस बात का संकेत था कि जनता जो है उसकी ताकत सर्वोपरि है। जनता ने दीवारें गिराई थीं और सोवियत संघ, जिसके मातहत ईस्ट जर्मनी और वो दीवार थी, उसकी सेना, उसकी सरकार कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जनता इतने आक्रोश में आ चुकी थी, इतने रोष में आ चुकी थी कि उसकी भीड़ ने इस दीवार को गिराया। इस प्रकार जनता की ये ताकत यहाँ पे परिलक्षित हुई। तुरंत ही इसी की परिणति ये हुई कि सोवियत संघ के खेमे में आने वाले पश्चिमी यूरोप के बाजू में पूर्वी यूरोप के द्वे देश जो सोवियत खेमे के हिस्सा थे, उन देशों की जनता ने भी एक तरीके से विद्रोह और आंदोलन शुरू किया और धीरे धीरे ये 8 देश सोवियत खेमे से बाहर आ गए, सोवियत खेमे से स्वतंत्र हो गए। इन देशों में पोलैंड था, जिसके एक मजदूर ने यहाँ के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए सोवियत संघ के खिलाफ बगावत की बिगुल बजाई और पोलैंड को सोवियत संघ के खेमे से बाहर करने में सफल हुआ और स्वयं वहाँ का बाद में राष्ट्रपति बना, जिसका नाम था लेच वालेशा। यही स्थिति कमोबेश अन्य 6-7 ऐसे देशों की भी हुई जो सोवियत संघ के खेमे में थे और सोवियत संघ मात्र एक मूक दर्शक बना हुआ इन सब घटनाओं को देखता रहा और कुछ कर नहीं पाया। यहाँ से शुरू होती है सोवियत संघ के तीव्र पतन की बात, साम्यवाद की असफलता की बात। और जब ये 8 देश अलग हो गए तो उसके बाद सोवियत संघ के पास कोई चारा नहीं था। सोवियत संघ के अंदर भी अब विद्रोह शुरू हुआ और उस विद्रोह का परिणाम ये कि 1990-91 में सोवियत संघ के अंतर्गत आने वाले कई राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जो स्वतंत्रता आंदोलन, आज़ादी और विद्रोह के रूप में जो चला, वह अंततः उनकी स्वतंत्रता में बदला और धीरे धीरे करीब 1991 आते आते इन 15 राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। परिणाम, अब केवल सोवियत संघ एक भूत की चीज हो गया। 25 दिसंबर 1991 को तथाकथित सोवियत संघ के नेता राष्ट्रपति गोर्बाचेव, तथाकथित इसलिए क्योंकि अब सोवियत संघ केवल कहने को बचा था, तो 25 दिसंबर 1991 को तथाकथित सोवियत संघ के नेता राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया और इस प्रकार एक ध्रुव का पूर्ण रूपेण अंत हो गया। सोवियत संघ नाम का देश विश्व के नक्शे से लुप्त हो गया और उसके बदले 15 नए देश सामने आ गए। इस प्रकार इस अध्याय में हम मूलतः पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता के अंत की कहानी। याद रखेंगे, दो ध्रुवीयता की कहानी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसका अंत कैसे हुआ इसको जानेंगे, जिसमें सोवियत संघ के महाशक्ति बनने से उसके पतन के कारणों की चर्चा करेंगे, जिसने दो ध्रुवीयता की समाप्ति की। मैं पुनः दोहरा दूं, सोवियत संघ के महाशक्ति बनने से लेकर उसके पतन तक का जो काल है, उसके जो कारण है, उसकी हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। साथ ही जब सोवियत संघ और दो ध्रुवीयता की बात करेंगे तो उसमें विश्व राजनीति में नई जो हस्तियां आई उसका काल में, उत्तर साम्यवादी शासन काल में लोकतांत्रिक राजनीति आई और पूंजीवाद का प्रवेश आया। साथ में भारत का सोवियत संघ से कैसे संबंध रहे, उसके साथ ही अन्य
पूर्व साम्यवादी देशों के साथ उसके कैसे संबंध रहे, कैसे कैसे घटनाक्रम बदलता गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मिखाइल गोर्बाचेव के 25 दिसंबर 1991 के इस्तीफे के बाद घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलता है और परिस्थितियां पूरी बदलती हैं, पूरा विश्व बदलता है। विघटन के साथ क्या क्या हुआ, वो तेज घटनाक्रम में क्या क्या बदलाहट हुई, क्या बदलाव आए, इस पर एक नज़र जल्दी से डालें। तो सबसे पहले तो जैसे ही गोर्बाचेव ने इस्तीफे की घोषणा की, इसी के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई। वह शीत युद्ध जिसने अनेक तनावग्रस्त मौके पिछले 40 वर्षों में दिए थे, जिसमें विश्व लगभग युद्ध की कगार पर खड़ा था, वह समाप्त हो गया। दूसरा, सोवियत संघ के विघटन के साथ, सोवियत संघ के विखंडन के साथ, उसके टूटने के साथ ही द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था वह भी समाप्त हो गई। पूरा विश्व जो राजनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से दो ध्रुवों पर आधारित हो गया था, दो ध्रुवों के बीच पे खेल रहा था, अब वह समाप्त हो गया पूरा, और पूरी दुनिया अब एक ध्रुवीय हो गई। ये बहुत बड़ी घटना थी कि अब जो 1945 से जो दौड़ शुरू हुई थी, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच की दौड़, वर्चस्व की दौड़, वह वर्चस्व की दौड़ में सोवियत संघ पराजित हुआ और अमेरिका अपना सतत वर्चस्व बनाए रखने में सफल हुआ और आगे उसमें और वार्धक्य भी किया। विघटन का तीसरा परिणाम था, बहुत अहम, वह था कि पश्चिमी यूरोप के देश और साथ ही पूर्वी यूरोप के वे देश जो सोवियत संघ के सैटेलाइट देश नहीं रहे, सोवियत संघ के टूटने से या उसके पूर्व भी स्वतंत्र हो चुके थे, वे देश अमेरिका की ओर झुकने लगे। इसको रोकने के लिए, अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को भी रोकने के लिए, यहाँ यूरोप में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, यानी एक नई संस्था का जन्म हुआ। 1917 की लड़ाई के बाद 1918 में विश्व शांति को बनाए रखने के लिए एक संस्था बनी थी। 1945 में भी सबक सीखने के बाद ऐसी ही विश्व शांति को बनाए रखने के लिए पुनः एक संस्था का निर्माण हुआ था, जो कहलाई संयुक्त राष्ट्र संघ, जो आज भी अस्तित्व में है और उसका बहुत अहम योगदान है गत 70 वर्षों में शांति को बनाए रखने में, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसी प्रकार जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और पूर्वी यूरोप के देश जो अभी तक रूस की ओर थे, रूस की तरफ रुझान था या ज़बरदस्ती उनकी तरफ दबाए गए थे, वे अब देखने लगे मुँह बाए कि किस तरफ जाना है, और कुछ अन्य देश भी थे। इन लोगों ने सुनिश्चित किया कि एक नए संघ की स्थापना हो और उन्होंने यूरोपीय संघ की स्थापना की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूरोपियन यूनियन। ये वहाँ के यूरोप के देशों का एक संघ था जो आज भी अपनी पूर्व सक्षमता के साथ कार्य कर रहा है, सफलता के साथ भी कार्य कर रहा है। चौथा परिणाम इस विघटन का ये हुआ कि यूएसए का प्रभाव दिनों दिन बढ़ने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव विश्व की राजनीति में, दुनिया के विभिन्न देशों में किसी न किसी तरीके से बढ़ने लगा, क्योंकि अब उसके सामने सोवियत संघ जैसी कोई ताकतवर शक्ति नहीं थी, महाशक्ति नहीं थी जो उसे चैलेंज कर सके। और इस प्रकार अमेरिका पूर्ण रूपेण स्वतंत्र था,
निश्चंद रूप से उसने देशों के अंदरूनी मामलों में दखल करना शुरू किया, देशों की अंदरूनी राजनीति में दखल करना शुरू किया और अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना प्रभाव बढ़ाए रखने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने कई हथकंडे अपनाए। तो विघटन के बाद के काल में हम देखते हैं बहुत तेजी से अमेरिका का बढ़ता प्रभाव। विघटन का अगला परिणाम जो तुरंत दिखाई दिया वह था नए राज्यों का उदय, नए नेताओं का उदय, नई राजनीति का उदय। अर्थात नए राष्ट्र सामने आए, जैसा मैंने पूर्व में बताया कई राष्ट्रों के नाम, आगे उनका जिक्र और आएगा, मैं पुनः यहाँ नहीं दोहराता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सोवियत संघ के टूटने से 15 नए राष्ट्र तो वहीं जन्म लिए। तो इनके साथ नई राजनीति उस क्षेत्र में हुई, नई डिप्लोमेसी, नई कूटनीति शुरू हुई, नई विदेश नीति शुरू हुई। भारत के लिए भी नए पड़ोसी हो गए सामने, जो पूर्व में केवल सोवियत संघ के रूप में थे, वहाँ अब कई राष्ट्र हो गए जो भारत के पड़ोसी के रूप में जाना। भारत को भी अपनी नीतियों में कुछ हद तक परिवर्तन करना पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नए राज्यों, नई हस्तियाँ, नई राजनीति का उद्भव, का जन्म हुआ सोवियत संघ के विघटन के बाद। अगला परिणाम साम्यवाद की लगभग समाप्ति। सोवियत संघ जो साम्यवाद का नेता था, साम्यवाद का प्रणेता था, अब वह उसकी समाप्ति के साथ यह विचारधारा भी समाप्त हो गई और उसके बदले पूंजीवाद का बोलबाला पूरे विश्व में बढ़ने लगा। लोगों का रुझान पूंजीवाद की ओर चला गया। साम्यवाद की असफलता ने इन देशों के जनता को विवश किया पूंजीवाद की ओर झांकने में, और अमेरिका की सफलता और अन्य मित्र राष्ट्रों की सफलता ने भी पूंजीवाद को बहुत बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार विचारधाराओं की जो दौड़ थी, विचारधाराओं की जो टकराव थी, उसमें साम्यवाद पराजित हुआ और चारों तरफ पूंजीवाद का बोलबाला हो गया। अगला परिणाम, सोवियत संघ जो अभी तक महाशक्ति था अमेरिका के बाद, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना प्रतिनिधित्व रखता था, अब उसके स्थान पर सोवियत संघ से ही अलग हुआ एक राष्ट्र जिसका नाम रशिया, RUSSIA, रूस था, वह अब सामने आया। रूस सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में अपने को सामने लाया और महाशक्ति की बनने की दौड़ में वह शामिल हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। परमाणु हथियारों से लैस वह सोवियत संघ का एकमात्र देश था। आज वह परमाणु हथियारों से आज भी लैस है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ का पूर्ण रूपेण हर मामलों में इसका उत्तराधिकारी रूस बना, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ थीं, चाहे वो पुराने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे, उन सब को सोवियत संघ के जाने के बाद अब रूस ने उन सब को देखने की जिम्मेदारी ली। अगला बिंदु, सोवियत संघ के बाद रूस आया और रूस में जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो पुतिन के काल ने सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनते देखा है। रूस को अब महाशक्ति बनने की दौड़ में उन्होंने काफ़ी प्रगति की है। अब रूस एक सक्षम महाशक्ति के रूप में सामने आ रहा है और व्लादिमीर पुतिन पिछले करीब 15-20 वर्षों से यहाँ के नेता रहे हैं, राष्ट्रपति के रूप में, सर्वोच्च सर्वमान्य नेता राष्ट्रपति के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में, दोनों पदों में, और आज ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। विश्व राजनीति में नई हस्तियों में बाल्कान राज्य, जैसा आप देख रहे हैं, बाल्कान राज्य वो एक क्षेत्र है। बाल्कान एक क्षेत्र को कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ बस्तर किसी जगह का नाम नहीं है, बस्तर एक ज्योग्राफिकल क्षेत्र का नाम है, भौगोलिक जगह का नाम है, भौगोलिक क्षेत्र का नाम है। उसमें जगदलपुर आता है, दंतेवाड़ा आता है। उसी तरह बाल्कान भी एक क्षेत्र है। उसमें अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्निया, हर्जेगोविना,
यूनान, क्रोएशिया, मॉन्टेनीग्रो, मैसेडोनिया और तुर्की शामिल है। ये देखिए, ये सब देश जो आप सुन रहे हैं ये बड़े नए नए नाम हैं और कोई विशेष चर्चित नाम नहीं है। इन देशों का उद्भव या इन देशों का अस्तित्व मूल रूप से इसी काल में आया और इसलिए इनका नाम यहाँ पर बारंबार आएगा। मैं पुनः दोहरा दूं, अल्बानिया नक्शे में देखिए, बुल्गारिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, यूनान, क्रोएशिया, मॉन्टेनीग्रो, मैसेडोनिया, तुर्की। इन बाल्कान राज्यों में जो साम्यवाद था उसकी जगह राष्ट्रवाद की विचारधारा बढ़ी। साम्यवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद बढ़ा और सभी राज्य अपने आर्थिक विकास के लिए सहयोग के लिए आपस में हाथ मिलाने लगे, एक दूसरे से सहयोग की अपेक्षा करने लगे और इस प्रकार साम्यवाद जो वहां पर इतने वर्षों तक गहरी पैठ बनाए बैठा था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। शीत युद्ध के समाप्ति के बाद इन क्षेत्रों में नाटो ने अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। शीत युद्ध की चर्चा मैं कर चुका हूं और शीत युद्ध जब खत्म होता है, जब समाप्त होता है, और वो समाप्त कब होता है? जब दो ध्रुवीय विश्व का अंत होता है। यानी शीत युद्ध की शुरुआत दो ध्रुवीय विश्व के साथ हुई, जब विश्व दो ध्रुवों में बटा, और शीत युद्ध की समाप्ति तब हुई जब विश्व जो है वह दो ध्रुवीय उससे परिकल्पना से हटकर एक ध्रुवी बनने की ओर आगे बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ, यही हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। और इन क्षेत्रों में जैसा कहा मैंने, नाटो ने अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। नाटो NATO का शॉर्ट फॉर्म है और जब किसी शॉर्ट फॉर्म को एक शब्द का रूप देते हैं, जैसे NATO किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक का पहला अक्षर ले लिया और उससे एक शब्द बना दिया जिसका उच्चारण है नाटो। अब जो पहले अक्षरों के मेल के से जो नया शब्द जन्म लेता है उसे अंग्रेजी में एक्रोनिम कहते हैं। तो एक्रोनिम है नाटो। नाटो ने वहां पर जमने का प्रयास किया। नाटो क्या है, इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। अगला बिंदु, जैसे नए राष्ट्रों का उदय सोवियत संघ के टूटने के बाद हुआ, ऐसे ही एशियाई क्षेत्रों में भी कुछ नए राष्ट्र सामने आए, कुछ नए राष्ट्रों का वहां भी उदय हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति का जो प्रभाव हुआ उसके कारणों की परिणति इन नए राष्ट्रों के उदय के रूप में हुई। यानी एशिया महाद्वीप के नक्शे में भी कुछ परिवर्तन आया। यूरोपीय महाद्वीप में तो हुआ ही हुआ, एशिया महाद्वीप में भी ये परिवर्तन आया और नए राष्ट्रों का उदय हुआ, नई राजनीति सामने आई, नई विचारधाराएं सामने आई। साम्यवाद का हटना, सोवियत संघ का टूटना एशियाई देशों के साम्यवाद को एक बहुत बड़ा झटका था। एशिया में ऐसे बहुत से देश थे जो साम्यवाद विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। अब वहाँ पर भी एक तरीके से विघटन की प्रक्रिया, गिरावट की प्रक्रिया शुरू हुई। अगला प्रभाव, एशियाई देशों में जहाँ साम्यवाद टूटने लगा, जहाँ साम्यवाद का ह्रास होने लगा, क्योंकि उनके साम्यवादी लीडर देश सोवियत संघ का पतन हो चुका था, वहाँ अमेरिका ने उन देशों के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया। और क्यों ना करता, क्योंकि उसे अपनी पूंजीवादी विचारधारा को वहाँ बढ़ाना था, थोपना था, और वह चाहता था कि उसका वर्चस्व एशिया में भी अब बन जाए जहाँ पूर्व में सोवियत संघ का वर्चस्व हुआ करता था। तो इस प्रकार अमेरिका के द्वारा मधुर संबंधों के प्रयास का एक दौर एशियाई देशों के साथ ये हम इस काल में देखते हैं। और अंतिम बिंदु, अमेरिका ने जो ये प्रयास किए मधुरता के संबंधों को ठीक करने के, उस प्रयास में हम देखते हैं कि अमेरिका के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया गया, क्योंकि वो स्वयं लोकतांत्रिक व्यवस्था का पोषक था। परमाणु बम की दौड़ की रोक
पर भी अमेरिका ने काफ़ी लगाम लगाने की कोशिश की। साथ ही आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक विकास के क्षेत्र में अमेरिका की विचारधारा जो पूंजीवादी विचारधारा थी उसको भी हम देखते हैं इस काल में। और अंतिम कि यह काल मानवाधिकार की बढ़ती चर्चा का भी काल था, क्योंकि अमेरिका लोकतंत्र, परमाणु बम की रोक, मानवाधिकार और उसके साथ ही आर्थिक विकास पर बहुत जोर देता है। तो इस काल ने मानवाधिकार के मामले में भी मुद्दों को काफ़ी बढ़ते हुए देखा।